नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, प्रिपरेशन के कुछ रूल्स देखे थे 2-3 क्लास में, 2 दिनों में। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड लिखना बिहाइंड, इसके अलग अलग मतलब देखेंगे। पीछे, तो इसका जो मतलब है 3 सेंस में बनता है। एक बिहाइंड मतलब अगर मैं बोलूं कि तुम मेरे पीछे खड़े हो, ठीक है, स्टैंडिंग बिहाइंड मी। एक वो सीक्वेंस वाला हो गया, मतलब ये है इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, ऐसा सीक्वेंस, ठीक है। एक बिहाइंड मतलब टाइम को लेके हम बोलते हैं सर, ठीक है, कि अब ये वक्त पीछे छूट जाएगा, इसमें लेफ्ट बिहाइंड। तो वो समय के हिसाब से भी हम लोग बिहाइंड बोलते हैं जब वो पीछे छूटने की बात हो। सीक्वेंस हिसाब से भी, ऐसे आगे पीछे बैठे हो तो बोल सकता हूँ कि बिहाइंड। समय के हिसाब से भी, और कोई चीज़ छुप जाता है उस सेंस में भी यूज़ करते हैं। जैसे बादलों के पीछे चांद छुप गया, ठीक है, तो उस छुपने के लिए भी बिहाइंड, ठीक है। तो 3 चीज़ के लिए बिहाइंड। एक तो सीक्वेंस, जनरल सेंस में इसका मतलब होता है पीछे, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो सीक्वेंस बताने के लिए, ठीक है, एक तो छुपने के लिए बताने के लिए, और एक समय के हिसाब से। पहला एग्जांपल देखो, देयर इज अ शॉप बिहाइंड माई हाउस। अभी ये सब के मतलब देख रहे हैं हम लोग, कुछ शब्द पेपर जो यूज होता है। देयर इज अ शॉप बिहाइंड माई हाउस एक सीक्वेंस बता रहा है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग एग्जांपल है कि मेरे घर के पीछे एक दुकान है। देयर इज अ शॉप बिहाइंड माई हाउस। यहाँ पे जो बिहाइंड है वो टाइम को लेकर बोल रहा है। आवर कोचिंग डेज विल सून बी फार बिहाइंड अस। फॉर नहीं है, फार है, ठीक है, फार बिहाइंड। फार बेटर बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर है भाई तुमसे, फार बेटर, ही इज फार बेटर देन यू, बहुत ज़्यादा बेटर, ठीक है। वैसे फार बिहाइंड बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाएगा, ठीक है। एक टाइम आता है, कोचिंग डेज, स्कूल डेज, कॉलेज डेज बीत जाता है, उसके बाद रियलाइज होता है कि नहीं भाई, वही मोमेंट बहुत अच्छा था हमारे लिए, अब शायद वो लौट के ना आए। उसे रिगार्डिंग ये सेंटेंस है, आवर कोचिंग डेज विल सून बी फार बिहाइंड अस, ठीक। The moon disappeared behind the clouds। अब ये छुपने के सेंस में यूज हो रहा है, ठीक है, छुपने के सेंस में यूज हो रहा है। सभी का मतलब पीछे ही हुआ, अलग अलग सेंस में उसको यूज कर लिया बिहाइंड का, ठीक है। देयर इज अ शॉप बिहाइंड माई हाउस और कोचिंग डेज विल सून बी फार बिहाइंड अस। द मून डिसअपियर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स।
नोट डाउन करिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक सब शब्द आपको मिलेगा बिसाइड, और एक शब्द आपको मिलेगा बिसाइड्स। इसका पहले भी जिक्र हो चुका है कई बार। एक का मतलब होता है के अलावा, और एक का मतलब होता है के बाजू। ठीक, जैसे ही सिटिंग बिसाइड मी, मतलब मेरे बाजू में बैठ रहा है, तो एक बिसाइड का मतलब होता है के बाजू। ठीक है, मतलब ये पोजीशन दर्शाता है। और ये बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा। इंग्लिश में इसका और अर्थ है इन एडिशन टू। ठीक है, के बाजू, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसके लिए अगर सेंटेंस यूज करूँ तो वहां पे आप ध्यान रखिएगा, जिसमें एस लग जाता है वो एडिशन टू, मतलब उसके अलावा, और खाली बी साइड है वो बाजू को दर्शाता है, डायरेक्शन मतलब पोजीशन को दर्शाता है। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक, और इस वर्ड का यूज अगर करूं तो बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी। ठीक है, मतलब इंग्लिश के अलावा मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी भी जानता हूँ। ही सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड्स इंग्लिश आई नो हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी। तो ये बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू। ठीक है, ठीक हुआ। तो देखिए, प्रीपोजिशन एक बड़ा टॉपिक है। उसमें शुरुआत में हम लोगों ने देखा वर्ड्स विथ नो प्रपोजिशन, ऐसे शब्द जिसके आगे पीछे कोई प्रपोजिशन नहीं लगता, आगे कोई प्रपोजिशन नहीं लगता। कुछ एकेडमिक प्रपोजिशन देखे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, इन, इनटू के बीच का डिफरेंस, ऑन, ऑनटू के बीच का डिफरेंस, वो सारी चीज़ें पढ़ लिए। कुछ शब्द के, कुछ प्रिपोजिशन के मतलब जान लिए, है ना। अब ऐसे शब्द देखेंगे जिसके आगे अलग अलग प्रिपोजिशन यूज होते हैं, अलग अलग अर्थ में, अलग अलग सेंस में। जैसे आर्ग्यू, आर्ग्यू के आगे कभी विद भी लगेगा, कभी ओवर भी लगेगा। ठीक है, लिव के आगे बाई, ऑन, इन, एट ऐसे लगेगा। ठीक है, तो शब्द और उसके आगे अलग अलग प्रपोजिशन, तो सब अलग अलग सेंस में आपको याद रखने पड़ेंगे, कंपलसरी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप कभी लिव इन भी देखोगे, लिव बाई भी देखोगे, लिव ऑन भी देखोगे, लिव एट भी देखोगे, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और इससे भी ज़्यादा मेहनत एक और चीज़ में होता है, वर्ड्स विथ फिक्स प्रिपोजिशन। अब वो याद किए बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि वोकैब्स आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई उसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। हो सकता है उसको आप थोड़ा वो ट्रिक के साथ इजी वे में याद कर लो, थोड़ा आसान बना लो, लेकिन उसमें मेहनत लगता है 1,500-2,000 वोकैब्स करने में। उससे ज़्यादा मेहनत प्रिपोजिशन में लगेगा आपको, वर्ड्स विथ फिक्स पोजिशन। जैसे अगर मैं बोलूँ किसी से छुटकारा पाना है, गेट रिड। अब गेट रिड, किसी से छुटकारा पाना, आपको लगेगा इंग्लिश में उसके लिए फ्रॉम यूज़ करेंगे, गेट रिड फ्रॉम राहुल, जो भी नाम है, राहुल, रामश्याम, लेकिन वहाँ पे गेट रिड के बाद हमेशा ऑफ आएगा। तो ये फिक्स प्रोपोजिशन है, इस शब्द के बाद हमेशा ये चीज़ आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। उसके लिए वो प्रिपोजिशन को पूरा याद करना जरूरी है, कभी टू, कभी फ्रॉम, कभी इन, कभी बाई, कभी विथ। ठीक है,
तो भले ये 600-700 ही प्रिपोजिशन होंगे वर्ड विथ फिक्स प्रोविजन, लेकिन वो 2000 वोकैब करने से ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या किया जाएगा, मैं याद कराऊंगा क्या सभी चीज़ को? नहीं, ठीक है, मैं लिस्ट दे दूंगा और उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के वो नहीं आता, वो सेंटेंस में देखोगे, कहीं सुनते हुए देखोगे, लिखते हुए देखोगे, पढ़ते हुए देखोगे, तो ही याद रहते हैं, ठीक। बट फिलहाल हम वर्ड्स विथ डिफरेंट प्रिपोजिशन देखते हैं, ऐसे शब्द जिसके आगे पीछे थोड़ा अलग अलग प्रिपोजिशन लगता है, अलग अलग सेंस में। क्लियर? तो पहला वर्ड लिखना आर्ग्यू। देखो, आर्ग्यू के साथ विथ भी लगता है, आर्ग्यू के साथ ओवर भी लगता है। विथ कब लगता है? जब किसी आप आर्ग्यू मतलब समझते हैं क्या होता है? बहस करना, विवाद करना, बहस करना, ठीक है। आर्ग्यू मतलब बहस करना। अगर किसी पर्सन के साथ आप बहस करो, किसी पर्सन के साथ बहस करो, तो क्या लगेगा? विथ। किसी मुद्दे पर बहस करो तो क्या लगेगा? ओवर। मतलब किसी न किसी टॉपिक पर बहस करोगे और किसी न किसी के साथ बहस करोगे, कोई निर्जीव प्राणी के साथ तो बहस करोगे नहीं आप, तो पर्सन के साथ बहस करोगे विथ। जिस टॉपिक पे बहस करोगे उस टॉपिक की बात की जाए तो ओवर, ठीक है। मतलब किसी मैटर पे आर्ग्यू ओवर सम मैटर, आर्ग्यू विथ अ पर्सन। इसको दोनों को एक साथ एक सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं। जैसे डोंट आर्ग्यू विथ मी ओवर ट्रिवियल थिंग्स। डोंट आर्ग्यू विथ मी ओवर ट्रिवियल थिंग्स। डू नॉट आर्ग्यू, बहस मत करो किसके साथ? मेरे साथ। तो मैं यहाँ पे पर्सन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। तो इसके लिए जब आर्ग्यू वर्ड यूज करोगे तो क्या प्रिपोजिशन लगाना पड़ेगा आपको? विथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। किस लिए बहस मत करो? ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, एकदम जो मामूली है, छोटा मोटा है, छोटी मोटी चीजें हैं, तुच्छ, वेरी स्मॉल, नगण्य, जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं, ठीक। डोंट आर्ग्यू विथ मी ओवर ट्रिवियल थिंग्स। तो या किसी मैटर पर बात आई, अब ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया, एक मुद्दा हो गया, इस पे बहस करने के लिए ओवर। तो आर्ग्यू के बाद विथ, अगर किसी पर्सन के साथ बहस की जाए, किसी मुद्दे पर बहस करने के लिए ओवर, ठीक है। लिखिए। हुआ? नेक्स्ट वर्ड लिखिए अटेंड। अटेंड के बाद कभी ऑन लगता है और कभी टू लगता है। अटेंड का मतलब क्या होता है? अटेंड का मतलब अटेंड करना, ठीक। क्या होता है अटेंड का मतलब? शामिल होना, ठीक है। यहाँ पे अटेंड ऑन और अटेंड टू लगता है, मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है। इस अटेंड और इस अटेंड टू। अटेंड आप बोल रहे हो जैसे मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मतलब मीटिंग में बैठा हूँ, उस पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वो अटेंड का मीनिंग अलग है। और यहाँ पे अटेंड के आगे ऑन या टू ऐसा प्रिपोजिशन लगे तो मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप किसी पर्सन का ध्यान रख रहे हो तो अलग प्रिपोजिशन लगाना पड़ेगा, किसी चीज़ का ध्यान रख रहे हो तो अलग प्रिपोजिशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अटेंड ऑन, अगर आप किसी व्यक्ति पर ध्यान दे रहे हो, है ना, समवन, समवन बोल दिया, समबडी, समवन समबडी मतलब कोई आदमी ही है, आदमी वाला। और किसी चीज पे ध्यान रख रहे हो तो उसके लिए टू। जैसे एक सेंटेंस है, कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स फॉर फ्यू आवर्स।
कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स फॉर फ्यू आवर्स। एक बार एक पेरेंट्स उसके बच्चे परेशान कर रहे थे, उनको कुछ काम करने जाना था, तो मेरे पास छोड़ के चले गए, ये देखभाल करेगा। कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद वो बच्चा कभी परेशान नहीं किया, उसका बच्चा सदमे में था अगले 2-3 घंटे के लिए। ठीक है, तो कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स। अब यहाँ पे किसका ध्यान रखा जा रहा है? वस्तु का, किसी जीवित प्राणी का। ठीक है, कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स फॉर फ्यू आवर्स। तो यहाँ पे ऑन माई किड्स समवन है, तो क्या लगेगा? अटेंड ऑन। यू मस्ट अटेंड टू योर वैल्यूएबल्स। आपको अपने कीमती सामानों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये जैसे एयरपोर्ट वगैरह में जाओगे, अपना बिलोंगिंग्स, मतलब जो आपकी चीज़ें हैं, आपकी जो कीमती चीज़ें हैं, उसको आपको खुद ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है यू मस्ट अटेंड टू योर वैल्यूएबल्स, तो यहाँ पे टू है। ठीक है, अटेंड टू, अटेंड ऑन किसी व्यक्ति का ध्यान रखना, अटेंड टू किसी वस्तु का ध्यान रखना। लिखिए, लिखा। अपोलोजाइज मतलब क्या होता है? माफी मांगना। ठीक है, अब किसी इंसान से माफी मांगोगे तो अलग प्रपोजिशन यूज हुआ, किसी चीज के लिए माफी मांगोगे तो अलग प्रपोजिशन यूज होगा। ठीक है, लिखो अपोलोजाइज। अपोलो, ठीक है, अपोलोजाइज। अगर किसी इंसान से माफी मांगोगे तो उसके लिए यूज करना होगा टू। किसी चीज के लिए माफी मांगोगे, किसी न किसी चीज के लिए माफी मांगोगे, ठीक है, फॉर समथिंग। आई apologize, I apologize to her for nothing। नथिंग मतलब कुछ नहीं के लिए। ठीक है, कुछ नहीं भी कुछ है। देखो, झगड़ा हो जाए लड़का और लड़की के बीच में, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज लड़कियों की कभी नहीं होती, क्या? गलती। गलती लड़कियों की कभी नहीं होती। तो माफी किसको मांगना पड़ेगा? आप ही को मांगना पड़ेगा। तो आई अपोलोजाइज टू हर। ठीक है, क्यों किसी से माफी मांग रहे? टू हर, किसके लिए? वो गलती जो आपने की ही नहीं है, फॉर नथिंग। ठीक है, तो यहाँ किसी चीज के लिए आप माफी मांग रहे हो, यहाँ किसी से माफी मांग रहे हो, तो आई अपोलोजाइज टू फॉर डैश, कोई भी मैटर है। ठीक है, फॉर माई रूड बिहेवियर और कोई भी चीज रहे तो उसके लिए फॉर लिखो। हो गया। नेक्स्ट, अप्लाई। कभी नोटिफिकेशन वगैरह निकलता है इंग्लिश में, अगर लिखा है तो अप्लाई फॉर दिस या टू दिस ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो किसी पोस्ट के लिए जब अप्लाई करना होता है, अप्लाई मतलब रिक्वेस्ट जैसा ही, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे को ज्वाइनिंग दे दो, ठीक, या इस एग्जाम में बैठने दो, तो वो अप्लाई करना। ठीक है, एक अप्लाई मतलब लागू करना होता है, उस अप्लाई की बात नहीं जा रही यहाँ पे। अप्लाई के बाद टू और फॉर, जैसे किसी जॉब के लिए पर्टिकुलर आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, उस सेंस में अप्लाई यूज किया जाता है। तो टू और फॉर, टू अगर किसी पर्सन के लिए रहे, और फॉर जब किसी पोस्ट के लिए रहे।
यहाँ जरूरी नहीं पर्सन, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, ठीक है, तो वहाँ पे टू लगा सकते हो। शी अप्लाइड टू नव भारत फॉर राइटिंग एन आर्टिकल। आर्टिकल मतलब कोई लेख लिखने के लिए, किसके लिए लेख लिखने के लिए या इस काम के लिए उसने अप्लाई किया, किसे, नव भारत को, नव भारत पेपर को। तो अप्लाइड टू कोई इंस्टीट्यूशन, कोई पर्सन, ठीक है, यहाँ पे एक नव भारत आ गया इंस्टीट्यूशन, फॉर राइटिंग एन आर्टिकल, किस काम के लिए, राइटिंग एन आर्टिकल। क्लियर। अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का मतलब क्या, अकाउंटेबल का मतलब अकाउंटेबल होना। ओकेशनल नहीं, वो ऑन अकाउंट अलग है, और अकाउंटेबल का मतलब वो तो इस अवसर पर वाला होता है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस। अकाउंटेबल उत्तरदायी होना, जवाबदेही होना, ठीक है, मतलब रेस्पॉन्सिबल होना, आप किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहो। तो किसी के लिए अकाउंटेबल रहो मतलब किसी पर्सन, किसी न किसी के लिए तो जवाबदेही रहोगे आप, उत्तरदायी रहोगे, तो उसके लिए टू, और किसी काम के लिए फॉर। अगर कोई पर्सन रहे टू, किसी चीज के लिए तो उत्तरदायी रहोगे, जैसे देखो ऑफिस वगैरह में क्या होता है कि आप अगर एक पोस्ट पे हो और आपके नीचे कोई काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप ही बॉस हो, आपके ऊपर भी कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो सपोज मैं कोई मैनेजर हूँ, ठीक, तो मेरे अंदर कोई टीम होगी, उन लोगों के काम के लिए भी, उन लोगों के काम के लिए भी, फॉर द वर्क ऑफ माई टीम, मैं जिम्मेदार रहूंगा, किसके लिए, जवाब देता रहूंगा, ठीक है, जवाबदेही रहूंगा, उत्तरदायी रहूंगा, किसको, टू द टॉप मैनेजर। आई एम अकाउंटेबल टू द टॉप मैनेजर फॉर द वर्क ऑफ माई टीम। टू आया क्यों, क्योंकि ये कोई पर्सन हो गया, किसी न किसी के लिए जिम्मेदार रहेंगे, किस लिए, फॉर द वर्क ऑफ माई टीम, फॉर समथिंग, ठीक है। एंग्री, एंग्री, एंग्री मतलब क्या, गुस्सा, ठीक है। अब किसी चीज पर गुस्सा हो आप तो अलग प्रपोजिशन, किसी से गुस्सा हो, नाराज हो तो अलग प्रपोजिशन, किसी चीज पर गुस्सा हो तो एट, किसी से गुस्सा हो विथ, ठीक। जैसे
आई एम एंग्री विथ यू, ये यहाँ पे यू क्या हो गया, पर्सन, एट योर बिहेवियर, मतलब किसी चीज के लिए, किस चीज के लिए, तुम्हारे बिहेवियर के लिए, ठीक है। तो ये प्रिपोजिशन लग गया एट। ठीक, लिखे। नेक्स्ट लिखना एंग्शियस। एंग्शियस मतलब क्या, एंग्शियस मतलब किसी का आइडिया, मतलब एंग्शियस होना एंग्शियस मतलब किसी का आइडिया, इधर शुभम जी। कॉन्शियस नहीं, चिंतित होना, ठीक है। चिंतित होना के लिए एंग्शियस, जैसे मैं माँ बाप को बोलते सुने ही होगे, अरे मैं अपने लड़के के लिए चिंतित हूँ, ठीक है, कुछ करेगा नहीं करेगा, ठीक। तो चिंतित होना एंग्शियस। तो एंग्शियस दो सेंस में यूज किया जाता है, एक एंग्शियस फॉर लगाकर और एक एंग्शियस अबाउट लगाकर। किसी आप रिजल्ट के बारे में चिंतित हो कि मैं एग्जाम दिलाया हूँ बिना पढ़े, निकिता विद्या रात में ला के उसी को पढ़ के दिलाया हूँ, अब मैं चिंतित हूँ अपने रिजल्ट के लिए, तो किसी रिजल्ट के बारे में चिंतित रहे आप, किसी भी प्रकार का रिजल्ट, जरूरी नहीं मैं रिजल्ट वर्ड ही यूज करूँ, किसी प्रकार का रिजल्ट के बारे में आप चिंतित हैं, एंग्शियस अबाउट। और किसी के सेफ्टी के लिए आप चिंतित हैं तो एंग्शियस फॉर। जैसे अगर मैं अपने जैसे बोल रहा हूँ भाई के लिए चिंतित हूँ, क्या करेगा क्या नहीं, तो अपने भाई के सेफ्टी के लिए चिंतित हूँ, एंग्शियस फॉर, ठीक है। किसी रिजल्ट के लिए चिंतित हूँ, एंग्शियस अबाउट। ये सेफ्टी और ये कोई रिजल्ट, मैच, मैच है ना। आई एम एंग्शियस फॉर माई चाइल्ड, देखो अपने बच्चे के लिए चिंतित हो, मतलब कहीं ना कहीं उसके सेफ्टी के लिए चिंतित हो गया, तो आई एम एंग्शियस फॉर माई चाइल्ड। और रिजल्ट के लिए आई एम एंग्शियस अबाउट दिस मैच। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो रिजल्ट बोले थे, हाँ रिजल्ट दिखे, लेकिन जरूरी नहीं वो शब्द लिखा हो। मैच, अब मैच होगा दो टीम के बीच होगा, और दो टीम के बीच होगा तो कोई एक जीतेगा कोई हारेगा, रिजल्ट की तो बात हो रही है, परिणाम, और आपका पैसा उसमें लगा हुआ है ना, आईपीएल में पैसा लगाए हुए हो, तो आप चिंतित रहोगे कि नहीं रहोगे, रहोगे। आई एम एंग्शियस अबाउट दिस मैच, ठीक है। तो जरूरी नहीं रिजल्ट वाला वर्ड ही हो, ठीक। क्या ले लूं, मेरे तरफ देखते हो मैं नहीं लगा रहा। हर जगह आई एम वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, तो लीलो को लग रहा है कि मेरे ऊपर ही बीत रहा है। ये सब गलत काम नहीं करते, ठीक, ठीक है। क्लियर, बोर लग रहा है, लगता तो भी कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है, फिर भी पढ़ना ही पड़ता। फूट फूट कर रोने के लिए कोई शब्द मालूम है क्या, फूट फूट कर रोने के लिए, एक फूट फूट कर रोने के लिए, और एक आप जो दांत निपोर के हंस रहे हो उसके लिए, दोनों के लिए एक वर्ड होता है, किसी का आइडिया। बस्ट, ठीक है। देखो बस्ट वर्ड यूज होता है अगर कोई एकदम फूट फूट कर रहते हैं, किसी घर में कोई खत्म हो गया, तो जो रन रहता है एकदम फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर रोना रहता है, तो वो बस्ट, ठीक है। जैसे टायर बस्ट होता है नहीं, फट जाता है, तो ऐसे ही बस्ट, ठीक। तो बस्ट। अब हंसने के लिए अलग प्रपोशन, रोने के लिए अलग प्रपोशन, ठीक है। जैसे
रोने हंसने रोने के लिए एक है एक हमला करने वाला मतलब भी होता है बस्ट। बस्ट अगर इनटू लगे रहे, इनटू अगर आप हंस रहे हो खुल के, लाफ्टर, रो रहे हो मतलब आंसू आ रहा है, टीयर्स। ठीक है, लाफ्टर मतलब हंसी, टीयर्स मतलब आंसू। और एक बस्ट ओवर, नहीं ओवर ना होके अपॉन, बस्ट अपॉन मतलब होता है किसी पर हमला करना, यहाँ फुट फुट कर रोना, यहाँ एकदम खुल खुल के हंसना। ठीक है, और यहाँ बस्ट अपॉन मतलब किसी देश पे हमला करना, किसी देश पे हमला करना। एग्जाम्पल लिखना समझ आ जाएगा। द न्यूक्लियर busted upon the cities of हिरोशिमा एंड नागासाकी, HN लिख दिया शॉर्ट में। ठीक है, द न्यूक्लियर बॉम्ब्स बस्टेड अपॉन द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ऑन हियर लगेगा कि ऑन हियरिंग, ये बताना पुराने दिन याद करके। ठीक है, ऑन हियर या हियरिंग द न्यूज दे बस्टेड इनटू टीयर्स, जैसे होती है किसी के मौत की खबर मिली, सुने आप और अचानक से फिर रोने लगे। ऑन हियरिंग द न्यूज या ऑन हियर द न्यूज दे बस्टेड इनटू टीयर्स। ठीक है, तो दे बस्टेड इनटू टीयर्स मतलब यहाँ पे मतलब है फूट फूट कर रोने लगे, यहाँ पे हमला करना, यहाँ पे फूट फूट कर रोने लगा। ये हियर और हियरिंग में बताइए तो क्या लगेगा? हियर की हियरिंग, हियर की हियरिंग एक चीज देखे थे क्या? सी, हियर, स्मेल, उसके आगे क्या नहीं लगता है? आईएनजी नहीं लगता, बताया था पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, तो फिर क्यों लगा आईएनजी? तो हियर लगेगा कि हियरिंग लगेगा? हियरिंग लगेगा। क्यों लगे? वो वर्ब था, वो एज अ वर्ब यूज हो रहा था, और यहाँ पे ये एज अ नाउन है। ये बताया था भी, एक और चीज बताया था, उसको भी ध्यान रखना था आपको। ऑन, बाई, फॉर, फ्रॉम ये सब लगे, उसके आगे आईएनजी फॉर्म लगता है, और आईएनजी फॉर्म लग के वो नाउन हो जाता है। ठीक है, समझ आया? ऑन हियर नहीं, ऑन हियरिंग। ऑन हियर मतलब आप सुन रहे हो। ठीक है, और हियरिंग द न्यूज ये आपका फिर नाउन का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म लेता है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लेता है, तो ऑन हियरिंग ये नहीं लगेगा। ऑन, ऑन हियरिंग द न्यूज दे बस्टेड इनटू टीयर्स। ठीक है, कितने मिनट का हुआ तब्बू? हाँ, 35 मिनट। ठीक है, ये सेशन यहीं तक रखते हैं, आप रिवाइज करिए 5-10 मिनट।